ये फिरंग रोग। तो आयुर्वेद में इसको हम अगर मॉडर्न के साथ कंपेयर करें तो सिफिलिस से कर सकते हैं, क्योंकि जो आचार्यों ने इसके लक्षण बताए हैं वो सिफिलिस से मिलते जुलते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये एक प्रकार की मैथुनजन्य संक्रामक रोग है, मतलब ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ कह सकते हैं उसको। और इसका ये जो नाम पड़ा है ना, फिरंग रोग, इसका कारण है कि फिरंग बोलते हैं विदेशी यूरोप में रहने वाले लोग हैं ना, उनके जरिए ये बीमारी भारत में आई थी। तो आचार्य वापर उसमें ने बताया कि 16वीं शताब्दी में जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था वापरकाश, तो उन्होंने बताया कि जो 15वीं शताब्दी में, मतलब एक शताब्दी पहले, जब यूरोप से कुछ विदेशी नागरिक फिरंगी जो भारत आए थे, उनके जरिए ये रोग फैला, इसीलिए इसको फिरंग रोग कहा गया। अब बात करें हम मॉडर्न व्यू क्या है इसका, तो ये इसका ट्रेपोनोमा, ये पैलिडम जो बैक्टीरिया है, जो सिफिलिस का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये फैलता है। इसके कुछ पर्यायवाची है कि ये इसको गंध रोग बोलते हैं, और ये सामान्य बोलचाल में इसको गर्मी या आत्सक भी कहा जाता है। तो ये इसका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसका अगर निदान की बात करें ना, तो इसका निदान ये है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है, तो सेक्स करने से फैलेगा, कोई शारीरिक संबंध है उससे फैलेगा, हैं वो हम आगे भी देखेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है इसके, 4 तरीके बताए हैं इसके मेन। सबसे पहले जो सेक्सुअली, तो ये 90 से 95% मामलों में यही कारण होता है। दूसरा है गात्र संसर्ग या स्पर्शजन्य, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे किसिंग, चूमने से, या फिर किसी के दूषित कपड़े यूज़ कर लिए, दूषित यंत्र यूज़ कर लिए उसके, ठीक है, तो उनकी वजह से हो सकता है। ऐसे मान लो 5 से 20% मामले ये हो सकते हैं। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी रक्त मार्ग के जरिए, तो किसी जो संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड एक हेल्दी व्यक्ति में चढ़ाने से ये हो सकता है। उसके बाद ये आता है सहज होता है कि जो बच्चे को जन्म से प्राप्त हुआ है उसको सहज बोलते हैं। तो अगर उसके माता पिता में कोई संक्रामित है ना बंदा, तो उसकी वजह से जो बच्चे को होगा तो उसको सहज या कुलज मार्ग के जरिए फैला हुआ मानेंगे। तो ठीक है, ये जन्मजात होता है बच्चे को, मतलब पहले से ही उसमें हो जाता है। अब इसकी 4 स्टेजेस हैं, मतलब ये वैसे भावप्रकाश नहीं बताई हैं कि 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले प्रथम अवस्था, सेकंड अवस्था, और ये मॉडर्न के साथ भी हम कोरिलेट करते हैं। तो उसके पहले हम बताएं कि इंक्यूबेशन जो पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि बंदा आज उससे इन्फेक्ट हुआ, तो आज उसको जो वायरस है, बैक्टीरिया उसके अंदर गया, और उसके सिम्टम आने तक उसको कितना टाइम लग रहा है। तो इसको मेनली बोलते हैं कि 2 से 7 हफ्ते तक का इसमें टाइम लग सकता है, सही है। तो ये 4 चरण में दिखाई देता है। सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज है ना, वो आती है 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में। इसमें क्या होता है, जननांगों पे एक छोटा सा गोल सा और बिना दर्द वाले कड़ा घाव बनता है, मतलब ऐसे कैंकर बनता है, ठीक है। कहाँ पे, जननांगों पे, जिसे आधुनिक जो साइंस है हम हार्ट कैंकर बोलते हैं। और इसके साथ ही इसमें लिम्फ नोड्स होती है ना, उसमें सूजन आती है, पर इसमें ये है कि इसमें पेन कहीं नहीं हो रहा। ये जो प्राइमरी स्टेज है इसकी। फिर इसके बाद आती है इसकी सेकेंडरी स्टेज, जो आती है लगभग 2 साल तक आती है, मतलब उसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा इसके बाद। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया जो है ना अब पूरे ब्लड में फैल चुका है, ठीक है। और ये शरीर पर क्या है, ऐसे लाल ताम्र बन के ना ऐसे रेसेस बना देता है, जिसमें खुजली तो नहीं होती, पर क्या मुंह और जननांगों के पास ऐसे थोड़े छाले बन जाते हैं इसमें। और रोगी को बुखार रहेगा, इसमें सिर दर्द, बाल झड़ना, मतलब खालित हो जाएगा, और रात में थोड़ा ऐसे हड्डियों में दर्द होने लगेगा। ऐसे सिम्टम दिखते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ी बीमारी बढ़ गई है, तो ऐसे बुखार, कमजोरी आ जाती है बंदे को, सर दर्द, बाल झड़ना, और रात में हड्डियों में दर्द, ठीक है। ये हो गई हमारी द्वितीय अवस्था, सेकेंडरी स्टेज। अब तृतीय अवस्था आती है 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में, के बाद शुरू होती है लगभग, ठीक है, 6 महीने से 2 साल के बाद।
इसमें क्या होता है, शरीर के अंदरूनी अंग, सही है, अंदरूनी अंग में हड्डियाँ तो त्वचा पर कठोर गांठें बन जाती हैं। अभी तक क्या था कि ब्लड में फैल गया, रेसिस हो गया, पर इसमें क्या गांठें बन रही हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, ठीक है। ये गांठें धीरे धीरे सड़कर फूटने लगती हैं। अब इसमें क्या है, एक तो गांठें बनी और फूटने भी लगी, और इसके कारण नाक के बीच की जो हड्डी होती है ना, सही है, वो सैडल नोज बनते हैं, नासा वंक है जिसे कहते हैं। तो इसमें हड्डी क्या हो रहा है, बीच की जो हड्डी है वो बैठ जाती है, नाक के बीच की हड्डी है, जिसकी वजह से इसे चपटी नाक देखने को मिलती है इसमें, और इसमें तालू में छेद भी हो जाता है। ये कब हो रहा है, तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में क्या कर रहा है, गांठें बनी और गांठें ये फूटने लगी और नाक की हड्डी बैठ गई, साथ में तालू में छेद हो गए, ठीक है। 4 पॉइंट ध्यान रखो। उसके बाद चतुर्थ अवस्था कब से आ रही है, 3 महीने से लेकर 25 से 30 साल के बाद कभी भी आ सकती है। इसमें क्या होता है, ये क्योंकि चतुर्थ अवस्था है तो इसमें बड़े डेंजरस प्रभाव देखे जाएंगे। तो ये क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना हमारा, उसमें क्या करेगा, उसको इफेक्ट करता है। इसको न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में फैल चुकी है। इससे बंदे को पैरालिसिस हो सकता है, तो या अपना वो मानसिक संतुलन खो सकता है, जिससे वो अंधापन भी आ जाता है लोगों को। तो ये 4 स्टेजेस इसकी हो गई फिरंग रोग की। अब उसके बाद देखते हैं हम, आयुर्वेद में बताया गया है कि भाव प्रकाश मिश्र ने और इसके क्लासिफिकेशन किया है कि 3 प्रकार, मुख्य 3 प्रकार बताए इसके, सही है। वो तो स्टेजेस होंगे, ये हो गए 3 प्रकार, और इन 3 प्रकारों को मतलब बताया कि कौन सा इसमें से साध्य है, कौन सा असाध्य है। तो 3 प्रकार बताता हूँ। सबसे पहले बाह्य फिरंग, आभ्यंतर फिरंग और बही अंतरंग फिरंग, मतलब जिसमें हमारी एक्सटर्नल बॉडी पर हमारे प्रभाव दिख रहे हैं ना सिफिलिस की वजह से, उसको बाह्य फिरंग बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें तो बाहरी सतह उस पर फोड़े बनेंगे और इसमें पीड़ा वगैरह बहुत कम होती है, इसीलिए सुख साध्य माना जाता है इसको, आसानी से ही क्यूरेबल है। अगर बात करें आभ्यंतर फिरंग की, तो ये क्या है, अंदरूनी जोड़ों में पहुंच गया, मतलब इंटरनल। अब देखो, अब बॉडी के अंदर ही होते हैं ना जॉइंट्स, तो आभ्यंतर फिरंग इसलिए बोलते हैं कि ये बॉडी में अंदर जा चुका है, तो ऐसे जॉइंट्स में पहुंच गया। और आम बात में जैसे जो होती है ना गठिया, उसके जैसे इसमें पीड़ा होती है, उसके जैसी सूजन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आभ्यंतर, और ये कष्ट साध्य है, मतलब इसको ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। उसके बाद जो तीसरा आता है ना, वही अभ्यंतर, इसमें दोनों के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें रोगी का शरीर बल कम हो जाता है, और ये धातु वगैरह इसमें छेड़ हो जाती हैं, और ये असाध्य होता है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगे। यदि समय पर इसकी चिकित्सा ना की जाए तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। कार्य तथा बल जो होगा उसका क्षय हो जाएगा, मतलब दुबला पतला हो जाएगा बंदा, इम्यूनिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। नासाभक्त, जैसे मैंने बताया कि जो बीच की उसकी कार्टिलेज है वो नष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो नाक है चपटी हो जाएगी। अग्नि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरी तरह बंद हो जाएगी, तो बंदे को खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा। और अस्थि जो होंगी उसकी सूख जाएंगी, मतलब मज्जा जो उसके अंदर होगा वो सूख जाएगा। और अस्थि वक्रता मतलब जो अस्थियाँ वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगेंगी। तो ये हो गया हमारा फिरंग रोग। अब इसी चैप्टर में एक अगला पार्ट आता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये उपदंश करके। अभी तक हमने देखा फिरंग रोग के बारे में, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।